जी। झज्जर के अंदर गोलियां चल रही थी, उसके अंदर जाट समाज के भी थे, सैनी समाज के भी थे, और हमारे जो आदर्श समाज है उनके बच्चे भी, जवान बच्चों के ऊपर गोलियां चल रही थी। कहाँ से हो रहा था ये? कहीं ना कहीं उस 2016 वाला उसका जो एपिसोड था उसका आज इनाम इसको धनखड़ को दिया गया है। सबसे बड़ा घोटाला कोरोना काल में हुआ है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बिल्कुल माइनस, मतलब कितने माइनस में जाएगी, अभी उसकी कोई उसका रुकने का कोई सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा। हारे हुए आदमी को बनाना था तो बराड़ा जी में क्या कमी थी भाई हार वो गए थे, हारिए गए थे। उसकी अगर इस चीज़ को अगर पैरामीटर देखा जाए तो उसकी अगुवाई 40 सीट आ रही है उसकी बीजेपी की, तो उसको हटा के इसको लेना, तो इसका मतलब ये इसको इनाम दिया गया है। सरकार देश को बेचने की तैयारी में लग रही है भाई। ऐसा है, ये तो पीछे जो सरकारें थी उन्होंने कहीं IIT, एम्स, पता नहीं क्या क्या एजुकेशन की तरफ को ध्यान दिया, क्योंकि उसने कभी भी सही काम की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने पर्सनल गलत आदमियों का साथ दिया है, गलत कामों की तरफ ध्यान रहा है। एक वजीर रहते हुए जो आदमी सही काम नहीं कर सकता, नहीं इतनी बड़ी चौधर थी, इलाके के लिए बड़े अच्छे काम करने चाहिए, उसकी सोच रहा कुछ अलग किस्म की छोटी सोच है। ग्रामीण क्षेत्र में ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कागजों में करने से कुछ नहीं होगा। जब तक धरातल पे नीयत ठीक नहीं होगी किसान का कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि हर जगह आज सरकार है कोरोना के नाम पे लूटा खसोट मचा रही है, किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं है। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हमारे प्रोग्राम स्टेट न्यूज़ हरियाणा एक्सक्लूसिव में हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय जाट महासभा के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश जाखड़ जी। इनसे हम आज के दिन जो हरियाणा के अंदर जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो राजनीतिक हों या किसान को लेकर के कोई मुद्दा हो या फिर अगर और अन्य मुद्दों की बात करें हम, तो उन पे इनसे आज चर्चा करेंगे और जानते हैं कि इनके इस बारे में क्या विचार हैं। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। थैंक यू अमित जी। सर, आप ये बताएं कि आज के दिन जो किसान है उसको लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन भी हुआ है, तो लॉकडाउन की जो मार है वो हर क्षेत्र पर पड़ी है, तो वो किसान पर भी आपको लग रही होगी, क्या है वो? अमित जी, सबसे ज़्यादा अगर इस लॉकडाउन की वजह से लगा लो या प्राकृतिक जो आपदा है उसकी वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है तो किसान को हुआ है जी। ये पीछे से टिड्डी दल जो आई थी, टिड्डी का, उससे अगर कोई नुकसान हुआ तो किसान को हुआ। लॉकडाउन की वजह से अगर कहीं फसल खराब हुई, कटाई ना हो पाई, भाई प्रवासी मजदूर ना मिलने के कारण तो नुकसान हुआ तो किसान को हुआ। अब सरकार आंख मीच के सो रही है, किसान की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। आज किसान की जो कपास की जो फसल है वो बिल्कुल, अगर आप लोग निकलते फिरते रोड पर देखोगे तो कहीं से मतलब कपास के अंदर इस टाइम के ऊपर सफ़ेदी होनी चाहिए, एक तरह से देसी भाषा में बोले सफ़ेद कलर होना चाहिए, हर जगह खिली हुई होनी चाहिए। आज वहाँ काला हो रहा है बिल्कुल, यानी कपास बिल्कुल जल चुकी है। उसके अंदर कोई रोग है क्या है उसकी सरकार ने सर्वे करानी चाहिए। कपास का जो मुआवजा है किसान को देना चाहिए। सरकार ने तो किसान को मारने का काम कर दिया। पहले जो कपास का जो अगर प्रीमियम लेती थी इंश्योरेंस का तो 400 कुछ रुपया था, आज सरकार ने उसको कर दिया 1600 कुछ रुपया। यानी लॉकडाउन है, फसल प्राकृतिक अगर कोई आपदा है वो किसान पर पड़ने लग रही है, ऊपर से सरकार भी किसान को मारने लग रही है। तो इसके लिए मेरी सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है, किसान का तुरंत प्रभाव से गिरदावरी कराई जाए। कपास, बाजरा जो फसल खराब है उसका तुरंत प्रभाव से सीधा किसान के खाते में मुआवजा मिलना चाहिए और जो प्रीमियम बढ़ाया है उस बढ़े हुए प्रीमियम को वापस करना चाहिए। सर, सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन किसान की जो स्थिति है उसमें कभी भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला, तो ये सुधार है वो कैसे होगा? ऐसा है अमित जी, सुधार तो जब तक सरकार की सेंटर हो या स्टेट उसकी नीयत ठीक नहीं होगी किसान का कोई सुधार नहीं होगा। क्योंकि हर जगह आज सरकार है कोरोना के नाम पे लूटा खसोट मचा रही है, किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं है। जब तक किसान की फसल का उचित मुआवजा, सही समय पर उसकी बिक्री, और अगर मान ली कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है सरकार के हाथ में ही, तो उसके टाइम पे तुरंत प्रभाव से किसान की हेल्प अगर होगी तो किसान का कोई गुजारा नहीं, किसान का गुजारा नहीं है। दूसरा, सरकार आज पॉलिसी बना रही है ग्रामीण क्षेत्र में ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कागजों में करने से कुछ नहीं होगा। जब तक धरातल पे किसान के लिए स्पेशल
भाई ग्राम वाइज, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर कोई समूह बना के उनका कुछ अलग से उसका जो किसान की जो फसल का हम मंडी के अंदर करवा देते हैं। भाई आज अब की बार एक नया प्रपोजल तैयार करा सरकार ने, 4-5 गांव पे एक मंडी बना दी। अरे किसान की फसल तो वहाँ पे बर्बाद हो रही है, आज भी वहाँ गेहूँ जम रहे हैं। तो उसका कोई ये उचित जगह होनी चाहिए जहाँ किसान अगर अपनी फसल को ले जाए तो उसको ये सेफ्टी महसूस हो, मेरी फसल यहाँ सेफ है। मंडी में जाने के बाद किसान बर्बाद है, खेत में है तो किसान बर्बाद है, सरकार का कोई ध्यान नहीं। सर इसी उस पे सरकार एक नई पॉलिसी ला रही है, शायद आपके संज्ञान में भी चीज़ें होंगी। अब की बार किसान को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में नहीं जाना होगा। सरकार का कहना है कि वो अपने हिसाब से किसान कहीं भी चाहे तो बेच सकता है, जहां वो चाहे मर्जी से बेच सकता है। सरकार की उसके ऊपर कोई भी कंपल्सन नहीं होगा कि हाँ वो यहीं मंडी में आके बेचे या जो भी है, सरकार का नियंत्रण नहीं होगा उस चीज़ के ऊपर। और दूसरी चीज़, अगर हम बात करें किसानों की ही, तो इसमें योजनाएं तो काफ़ी चल रही हैं, लेकिन क्या वो आम किसान तक पहुंच रही हैं? धरातल पे तो नहीं है जी। कागजों में तो पता नहीं क्या क्या चला रखा है। एक बात हो, जब किसान की फसल 2 रुपये 1 रुपये, जब पुराने जो हमारे बुजुर्गों के टाइम होया करती, 2 रुपये 2.5 रुपये 1 रुपये 5 रुपये किलो, और उस टाइम अगर एक कर्मचारी की तनख्वाह होया करती, आज वो कई सौ गुना बढ़ गई। किसान वहीं की वहीं है। तो इसका मतलब सरकार किसानों के साथ अनदेखी कर रही है। ये कागजों में ढकोसलाबाजी सरकार के हैं, प्रपोजल बना देंगे, कागजों में दबे रहेंगे, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आज किसान को आज़ादी दे दी, कहीं फसल ले जा रहा है, उसको फसल ले जाने के लिए सरकार ने सेफ्टी क्या दे दी। आज मैं अपनी फसल को राजस्थान ले जा रहा हूँ, रास्ते में कोई गाड़ी पलट गई, बारिश आ गई, फसल खराब हो गई, उसका जिम्मेवार कौन है? सर ये किसान के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है या नुकसान ही नज़र आएगा? ऐसा है जी, किसान को बेनिफिट जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी कहीं नहीं मिलना। वैसे ढकोसले कुछ भी कर लो, जब तक सरकार की नीयत किसान के प्रति अगर सफाई नीयत सच्ची और साफ होगी तो किसान को बेनिफिट मिला, किसान को कोई बेनिफिट नहीं मिलना। जब हम एक चीज़ आप बताओ ना, कोरोना काल से एक ढकोसला चल रहा है, उससे किसानों को मारने लग रहे हैं। जहाँ कपास का प्रीमियम 400 था, 1600 रुपये ले रहे हैं। अरे फसल का दाम तो वही है। आपने आज कपास की फसल का दाम 5000 था, तो आज 20,000 क्यों नहीं करा 4 गुना? भाई आपने अगर प्रीमियम 4 गुना ले लिया तो 4 गुना फसल का दाम भी बढ़ाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं किसान के साथ जाती हो रही है। सर इसी उसमें अगर हम बात करें, आपने अभी कोरोना काल की बात की और आपने कहा कि लूट खसोट मचाई गई है इस दौरान पे, तो कौन कौन सी वो लूटें रही जो आपको लगता है? ऐसा है अमित जी, सबसे बड़ा घोटाला कोरोना काल में हुआ है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बिल्कुल माइनस, मतलब कितने माइनस में जाएगी। अभी उसकी कोई उसका रुकने का कोई सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा। और सरकार ने क्या कोरोना के नाम पे लूट खसोट ऐसे मचा रखी है। एक आदमी के चाहे ठीक है, आज आप टेस्ट करा लो, आपका पॉजिटिव है। मेरा एक 2 साथी से जैसे मैंने बात करी फतेहाबाद में, 35 आदमियों ने टेस्ट किया, 35 के 35 पॉजिटिव, उनका कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं। ये सरकार की एक मोनोपोली चल रही है। मानते हैं कहीं की कोई न कोई बीमारी जरूर होगी, ऐसा नहीं कि 100 का 100, लेकिन उसकी आड़ में बहुत बड़ा घोटाला होने लग रहा है। देश का मतलब देश का नाश होने लग रहा है इस कोरोना के नाम। क्या इसमें आपको लगता है कि जो लैब हैं वो और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो सरकार के साथ मिलके कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल चल रहा है? जी, सरकार का स्टेट का नहीं तो सेंट्रल लेवल से चल रहा है जी। इसमें तो इसका तो अगर कहीं न कहीं कभी कोई नहीं कोई ईमानदारी से इसकी कहीं जांच होगी तो आज तक इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कोरोना घोटाला होगा, सबसे बड़ा। अगर कहीं इसकी सही जांच होगी तो, नहीं तो चल रहा है जो भी है। देश का आज देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चलेगी? अरे कम से कम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी हैं, बढ़िया आदमी हैं, और उन्होंने तो मनमोहन जी से राय लेनी चाहिए जी। आज इस अर्थव्यवस्था का कैसे सुधार हो। लेकिन चलो उन लोगों की अपनी सोच है, वो क्या करते हैं क्या नहीं जी। सर एक चीज़ और, अभी हमने जीडीपी पे बात की थोड़ी देर पहले, तो जीडीपी जो अब गिरी है, क्या लगता है कि ये इस समय जो काल है उसी की देन है या पहले से, या व्यवस्थाओं में कमी रही या नीतियों में कमी रही? कहाँ क्या लगता है आपको? जी ये सरकार की नीतियों में नहीं, सरकार के जो घोटाले हैं ना उनकी कमी रही कहीं न कहीं। कोरोना तो 4 महीने से आया है, उससे पहले में हमारी अर्थव्यवस्था गिरने लग रही थी। भाई कोरोना तो हमारे यहाँ कोविड-19 मार्च या फरवरी से स्टार्ट हुआ है, मार्च से हुआ है शायद 22 मार्च से। लेकिन उससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था क्या पोजीशन थी? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे,
उस टाइम अर्थव्यवस्था क्या थी, ने शपथ लेने के बाद अर्थव्यवस्था कितनी ऊपर गई कितनी नीचे आप देख लो। ये तो एक इसका तो ये एक ढकोसला है, बहाना है कोरोना का। देश की तो अर्थव्यवस्था का तो पहले से ही इसकी तरफ कोई गौर नहीं है। देश में अब जीडीपी भी कम है, लेकिन जो काफ़ी सेक्टर हैं वो ठप से हो चले हैं, तो उनको सुधारने के लिए अब क्या कदम हो सकते हैं? क्या सरकार ऐसा करने की जो मंशा है वो आपको लग रही है या नहीं लग रही है, या फिर क्या कदम हो सकते हैं? सरकार देश को बेचने की तैयारी में लग रही है भाई जी। ऐसा है। ये तो पीछे जो सरकारें थी उन्होंने कहीं आईआईटी, एम्स, पता नहीं क्या क्या एजुकेशन की तरफ को ध्यान दिया। आज जो माहौल हो रहा है देश में उसको देखे हैं तो कहीं न कहीं वो लोग गलत थे। उनको बेचने लग रही सरकार, मंदिरों पे जोर दे रही है। अरे कम से कम देश का ऐसा तो देखो जिसमें आने वाला युवा, आज युवा हमारा बेरोजगार होने लग रहा है, जॉब है वो ख़त्म होने लग रहे हैं। पता नहीं इस क्या सोच है, किस तरफ ले जा रहे देश को। इसका तो भाई वो में जो पुरानी कहावत है, राम रुखाड़ी है और कोई इलाज नहीं है। सर, कुछ दिन पहले अगर हम बात करें, हरियाणा के अंदर ही मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं कि 10 महिला महाविद्यालय बनाए जाएंगे, लेकिन दक्षिणी हरियाणा में उनमें से एक भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस लायक दक्षिणी हरियाणा को नहीं समझा गया, या फिर क्या चक्कर चल रहा है? ऐसा है अमित जी, इस चीज़ का जवाब तो मेरे हिसाब से या तो आपके राव इंद्रजीत जी भाई दक्षिण हरियाणा के लीडर हैं, क्योंकि पीछे पूर्व जो सरकार थी उसमें शायद कहीं न कहीं 2-3 महाविद्यालय वगैरह भी खुले हैं और कई आईटीआई भी आपके उसके अंदर क्षेत्र में गई हैं। तो कहीं न कहीं सरकार उस एरिया के साथ अनदेखी करने लग रही है। सरकार का तो विशेष ध्यान तो वहीं होना चाहिए। सर, दक्षिणी हरियाणा की अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश धनखड़ को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? गोलियां चल रही थी, उसके अंदर जाट समाज के भी थे, सैनी समाज के भी थे और हमारे जो आदर्श समाज है उनके बच्चे भी, जवान बच्चों के ऊपर गोलियां चल रही थी। कहाँ से हो रहा था ये? कहीं ना कहीं उस 2016 वाला उसका जो एपिसोड था उसका आज इनाम इसको धनखड़ को दिया गया है। रही बात इस जो बीजेपी की जो सोच है, इससे कहीं ना कहीं इसका कोई समाज का जुड़ा होगा। ये तो समाज ने पहले से दो छोड़ रखा है इस आदमी को तो। अरे इतना बड़ा कांड होया इसमें, इसकी अगुवाई के अंदर हो रहा था, ये यही था, वजीर था, इसने इस तरफ क्या किया, इसके क्या कदम थे? तो कहीं ना कहीं इसको उस चीज़ का इनाम है और इसका इस इनाम का आपको बड़ौदा उपचुनाव में पता लग जाएगा। जो इसको कमान दी है इसका बड़ौदा उपचुनाव से पता लग जाएगा। नुकसान है इसको। आप बार बार समाज की बात कर रहे हैं तो मैं सीधा बोल ही देता हूँ, जाट समाज के लिए क्या जाट समाज में ओम प्रकाश धनखड़ की स्वीकार्यता नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। और युवा तो इसको बिल्कुल ही नकार रखा है युवा ने। फिर आप हरको बैंक में डायरेक्टर भी हैं, तो बैंक की जो स्थिति है आज के दिन कैसी चल रही है? क्या आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं, आला अधिकारी जो हैं, उनका जो कामकाज है वो सही चल रहा है? क्योंकि पीछे भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, वो भी लगे थे। ऐसा है जी, हरको बैंक के अंदर जो हमारे एमडी है मनोज बंसल, इसके लिए सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे। इस संस्था को इतना अच्छा और ईमानदार एमडी दिया है, उसके लिए हम मुख्यमंत्री का बार बार धन्यवाद करेंगे। क्योंकि मनोज बंसल ने जब इस बैंक की कमान संभाली उसके बाद बैंक कहीं न कहीं तरक्की पर चल रहा है। हमारे जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी तुलना अगर हमारे बैंक से करते तो कुछ नहीं था। इनका जो कार्यकाल हुआ है लगभग 2.5-3 साल के आसपास, इस कार्यकाल के अंदर बैंक ने इतनी ऊंचाइयों पर चले गए कि कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर को हम दूर छोड़ गए। पहले लोग हमारे बैंक में आने से दिक्कत मानते थे, आज लाइन लगी रहे हमारे बैंक में। तो इनकी जो सोच है, इनका जो काम करने का तरीका ही कुछ है। और ये आदमी बैंक के हित के लिए कम से कम 17-18 घंटा काम करता है बैंक के लिए, एक एमडी होने के नाते। और 17-18 घंटा बैंक को देना कुछ हमारी बात नहीं है। फिर प्रोफेशनल बैंक से हैं, कॉमर्शियल बैंक से, तो हमारे बैंक में उस बैंक का जो एक्सपीरियंस इनका वो बहुत काम आ रहा है आज हमारे बैंक में, और उसी के कारण हमारा आज बैंक कहीं की तरक्की पे है। तो क्या आम लोगों के लिए या किसानों के लिए भी जो बैंक की तरफ से हैं पॉलिसीज़ नई बन रही हैं, क्या उनके लिए कोई छूट या इस तरीके की चीज़ें भी निकाल रहे हैं? ऐसा है जी, ये OTS स्कीम आई, उसमें कई लाख किसानों को बेनिफिट मिला है OTS में। उसकी भी अगर कहीं कहीं सरे जाता है तो हमारे एमडी को जाता है। इनकी कोशिश से सरकार स्कीम तो सरकार ने लागू, लेकिन कहीं कहीं इनका किसानों के प्रति अहम रोल मनोज बंसल का था, जिस कारण लोगों को इतना बेनिफिट मिला। आज भी बहुत स्कीम है
किसानों के लिए जो लाने पटल के ऊपर हैं और उनको लागू करने में कहीं न कहीं मनोज बंसल का अहम रोल है। और पूरी वो उसका काम है बैंक की तरफ किसानों को किसी न किसी तरीके से बेनिफिट दें। उसकी मनोज बंसल एमडी से मीटिंग में सारी बार बैठते हैं तो उसकी सोच हमेशा पॉजिटिव है। फार्मर के लिए पॉजिटिव है, आम आदमी के लिए पॉजिटिव है, और जो इस दागू पर जो बैठा है और उसकी पॉजिटिव होना बहुत बड़ी बात है। तो क्या पीछे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वो आपसी मतभेद थे या कोई रंजिश थी या क्या था? वो आपसी रंजिश थी। जो नालायक निकम्मे कर्मचारी थे जिन्होंने कभी काम नहीं करा, वो लोग एक दूसरा आज जो एमडी है इसकी सोच है काम लेना, अच्छे काम करना, और जिन्होंने हमेशा फरलो मारा है, गबन करे, घपलेबाजी करे, उन लोगों को थोड़ी दुकानदारी बंद कर दी उनकी, तो इसके खिलाफ होना ही था। इससे बढ़िया ईमानदार एमडी हमने तो आज तक लगा नहीं आया हो कोई। सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने देखा कि जिस तरीके से हमने अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश जाखड़ जी से बात की, तो इन्होंने हर मुद्दे पे जिस तरीके से जो बेबाक राय है अपनी वो इन्होंने रखी है। हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष की अगर हम बात करें बीजेपी के, उसके बारे में भी इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी, और हर मुद्दे पे अगर किसानों की बात करें तो वहाँ भी, और सभी की सभी चीज़ों पे इन्होंने जिस तरीके से अपनी राय रखी है तो वो आपके सामने है। बाकी हमारे और भी जो प्रोग्राम है वो आगे आने वाले समय में आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे ही और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ और आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको भी आपके साथ हमारे साथ देख सकें। धन्यवाद, नमस्कार। हम हैं MDS कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपने सुना ही होगा, एक राष्ट्र का निर्माण उसके अध्यापक करते हैं, हम तैयार करते हैं उन्हीं राष्ट्रीय निर्माताओं को।